हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों हम लोग अपनी इंडियन सोसाइटी की डिस्कशन को। और आज जो हमारे पास टॉपिक है डिस्कस करने के लिए डैट इज हम लोग डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे थे, आपको याद होगा। और उसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि भारत में डाइवर्सिटी का आस्पेक्ट क्या है, डाइवर्सिटी का एज सच कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूनिटी क्या होता है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, और भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटीज़ कौन कौन सी आपको देखने को मिलती हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमें ये बताता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं, जो हम टैग देते हैं भारत को कि देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी के बीच में ये यूनिटी का एस्पेक्ट हम लोग प्रूव कैसे कर सकते हैं। एमिस्ट का बेसिकली दोस्तों ये मतलब होता है जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के बीच में होती है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इंग्लिश में एमिस्ट। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूनिटी इन टर्म्स ऑफ या इन बिटवीन डाइवर्सिटी के अंदर एक यूनिटी का एस्पेक्ट हमें भारत के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले उसका जो एस्पेक्ट है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का संविधान एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रोमिनेंट एक ऐसा जरिया है जिसके बलबूते पर हम ये कह सकते हैं कि यस, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, संविधान निर्माताओं ने हमारे भारत का संविधान इतना स्ट्रांग बनाया था, उसके प्रिंसिपल्स इतने स्ट्रांग थे कि हमारा देश इतना ज़्यादा डाइवर्स होने के बावजूद भी एक धागे में पिरोया हुआ है। तो ये पॉइंट प्रूव करता है कि देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारी जो पूरी कंट्री है इट इज़ गवर्न बाय अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि स्टेट्स का एक खुद से अलग से कॉन्स्टिट्यूशन हो और एक फेडरल लेवल पर यानी कि यूनियन लेवल पर एक अलग से संविधान हो। संविधान के प्रिंसिपल्स सभी एक राज्यों के लिए इक्वल हैं। हालांकि कुछ कुछ स्टेट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, लेकिन उसकी वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार की डिफ्रेंसिएशन हमें देखने को मिले। बहुत सारे स्टेट्स में, सारे स्टेट्स में नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत सारे स्टेट्स में आपको एक जर्नलाइज स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, 3 टियर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का। यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की। एक टॉप लेवल पर आपका जो होता है यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे आपकी होती हैं लोकल बॉडीज़। और उसके अंदर आपको 2 प्रकार की लोकल बॉडीज़ देखने को मिलती हैं, डैट इज़ अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड रूरल लोकल बॉडीज़, ठीक है। और फिर राज्यों के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द 3 टियर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, जो ये लोकल बॉडीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर भी आपको 3 टियर स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। रूरल लोकल बॉडीज़ के अंदर भी आपको 3 टियर स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, यानी कि विलेज लेवल पर, एक सिटी लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक प्रकार से यूनिफॉर्मिटी देती है हमारे नेशनल गवर्नेंस के फ्रेमवर्क को। इसके अलावा हमारे देश का संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी देता है जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर। और वो फंडामेंटल राइट्स सभी नागरिकों के लिए इक्वल है। हालांकि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है सारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, लेकिन सिटीजन्स के लिए वो इक्वल हैं। सिटीजन्स अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हुए कभी ये नहीं कह सकते कि वी आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, क्लास, कास्ट एंड रिलीजन वाइल एंजॉइंग आवर फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए इक्वल हैं। देर इज नो काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या डिफ्रेंसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, क्लास, कास्ट एंड रिलीजन जब लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। तो इसका पूरा क्रेडिट, इस प्रकार की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का पूरा क्रेडिट सबसे पहला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। दूसरा, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा था इस एस्पेक्ट को। लेकिन इतनी ज़्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे देश में रिलीजियस को एग्जिस्टेंस की भावना देखने को मिलती है। रिलीजियस टॉलरेंस जो है या रिलीजियस को एग्जिस्टेंस की जो फीलिंग है, ये एक यूनिक फीचर है हमारे भारत के अंदर, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म और उन धर्म को फॉलो करने वाले लोग आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर धर्मों को लेकर कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट देखने को हमें नहीं मिलता है जिसकी वजह से कोई गृह युद्ध शुरू हो जाए, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाए, या धर्म के बेसिस पर इस देश में बंटवारे की आवाज़ें उठने लगें कि इस धर्म के आधार पर इस राज्य को बना दिया जाए, इस धर्म के आधार पर इस राज्य को देश से अलग करके एक सेपरेट कंट्री बना दिया जाए।
लोगों की जो सेपरेट स्टेट्स या सेपरेट कंट्रीज बनाने की जो डिमांड जो उभर कर आई हैं, वो या तो लैंग्वेज के बेसिस पर आई हैं या फिर अपने राइट्स के बेसिस पर आई है। धर्म के मामले में हमारा एक देश तारीफ के काबिल है। मल्टीपल रिलीजन्स भारत के अंदर इजीली को एग्जिस्ट करते हैं और बहुत पीसफुल तरीके से। इसके अलावा रिलीजियस को एग्जिस्टेंस या रिलीजियस टॉलरेंस के पीछे अगेन क्रेडिट हमारे संविधान को जाता है, जो कि ग्रांट करता है लोगों को फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजियस फ्रीडम टू प्रैक्टिस वेरियस काइंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू वंस ओन विल। और अगर किसी को किसी धर्म में कोई विश्वास नहीं भी है, अगर कोई पर्सन एथीस्ट है, तब भी उसके साथ कोई बुरा नहीं होगा इस देश के अंदर। ये सारी चीज़ें, इस प्रकार के सारे अधिकार हमें संविधान से मिलते हैं। इसके अलावा एक यूनिक बात ये भी है हमारे देश की कि हमारे देश की कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जिसके बेसिस पर हम ये कह सकें कि भारत के अंदर कोई एक स्टेट रिलीजन है। जैसे अगर आप पाकिस्तान का प्रीएम्बल उठाओगे तो उसके अंदर आपको वर्ड्स लाइक इस्लाम या अल्लाह वर्ड देखने को मिलता है, जिसके बेसिस पर उनकी जो आइडेंटिटी है वो है थियोक्रेटिक स्टेट की। और थियोक्रेटिक स्टेट दोस्तों वो स्टेट होते हैं जो कि अपने आप को एक छवि देते हैं, अपनी आइडेंटिटी देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। लेकिन हमारे देश में कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। कहने वाले लोग ऐसा बोलते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन स्टेट ने ऐसा कोई भी क्लेम नहीं कर रखा है। वो हिंदू राष्ट्र आवाज उठाने वाले लोग या तो कट्टरवादी सपोर्टर हो सकते हैं किसी ग्रुप के या हिंदुज्म के, या फिर वो इस बुनियाद पर बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी मोर देन 80%, लगभग अराउंड 82% हिंदूज की आपको देखने को मिलती है भारत के अंदर। लेकिन स्टेट ने, संविधान निर्माताओं ने या हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई टैग अपने ऊपर नहीं लगा रखा है कि वी फॉलो दिस पर्टिकुलर रिलीजन। और स्टेट का यहाँ पर ये मतलब है कि नेशन स्टेट की कोई एक आइडेंटिटी हो, जस्ट लाइक पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। हमारे देश के अंदर कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है और सभी रिलीजन्स को इक्वल प्रेफरेंस दी जाती है स्टेट के द्वारा। और अगर आप किसी रिलीजन को नहीं भी मानते हो और अगर आप एक प्रकार से ऐसा कुछ प्रमोशन करते हो अपने कुछ मेंबर्स के साथ या ग्रुप बनाकर कि हम निरंकारी टेंडेंसीज में बिलीव करते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, या फिर आप कोई ऐसा रिलीजियस प्रीचिंग करते हो, आप कुछ भी कर सकते हो इस देश के अंदर। बस आपको एक चीज़ याद रखनी होती है कि हर एक फंडामेंटल राइट या इस प्रकार के जो राइट है आपके रिलीजन को लेकर, जो कि आपको संविधान निर्माताओं ने दिए हैं, आपके संविधान से वो डिराइव होते हैं, आप उसके छत्र छाया के अंदर कोई भी चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी चीज़ प्रीच कर सकते हो, किसी भी प्रकार का लेक्चर डिलीवर कर सकते हो, अपने ओपिनियन, अपने थॉट सामने रख सकते हो, अपना ग्रुप बना सकते हो, अपना खुद का कोई आश्रम या एक मंदिर खोल सकते हो। लेकिन आपको कोई भी स्टेप बस ऐसा नहीं लेना है कि जिसकी वजह से कोई हिंसा या दंगा फसाद समाज के अंदर फैले। जिस प्रकार से हर एक मौलिक अधिकार के ऊपर, हर एक फंडामेंटल राइट के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो कम्स विद सर्टेन काइंड ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दैट व्हाइल एंजॉइंग योर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको कुछ भी ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं देना है जिससे समाज में अराजकता जो है वो फैले, दंगे फसाद होने लगे, या फिर देश के अंदर जो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो एस्पेक्ट है या इंटीग्रिटी का जो एस्पेक्ट है या ब्रदरहुड की जो फीलिंग है, कुछ लोगों को, कुछ कम्युनिटी के लोगों को, रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को, उनकी भावनाएं जो हैं आपकी स्पीच से या आपके कुछ एक्शंस की वजह से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसे कदम आपको नहीं उठाने हैं। जब तक आप ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे हो तब तक सब कूल है, तब तक सब मजे में है। आप कुछ भी कर सकते हो फिर अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की छत्र छाया के अंदर। तो ये हुआ हमारा दूसरा एस्पेक्ट जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट जो है आपको देखने को मिलता है। उसके बाद इंटर स्टेट मोबिलिटी, आप एक राज्य से दूसरे राज्य वर्क पर्पस के लिए, किसी से मिलने के लिए, अपने रिश्ते नातों को निभाने के लिए, व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए आप आराम से, अगर भारत के एक कोने से बिलोंग करते हो तो आप भारत के अन्य कोनों के अंदर आराम से जा सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, अनटिल अनलेस वहां पर कोई सिचुएशन बेस्ड ऐसी इमरजेंसी ना आ गई हो उस पर्टिकुलर जगह पर कि जहां पर आर्म फोर्सेस या पुलिस डिप्लॉय करी गई हैं और आपका तो क्या, किसी का भी आना वहां पर रोक दिया गया है कुछ टाइम के लिए। लाइक जैसे अभी पहलगाम के अंदर अटैक हुआ था, तो वहां पर
सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस थी, वो एक सेंसिटिव एरिया बन चुका था। और कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज सदाबहार हमारे देश के अंदर रहते हैं, लाइक ट्राइबल एरियाज या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क या अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर जो सेंटेनली ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है, सेंटेनल्स आइलैंड, आप वहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं घुस सकते हो। तो अगेन योर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या राइट टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये भी आपका एक अधिकार है। इंटर स्टेट मोबिलिटी आपका एक अधिकार है, लेकिन जहां पर ऐसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं तो आपको उन रूल्स एंड लॉज को, कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि पहलगाम का तो अटैक हो गया, आर्मी पुलिस यहाँ पर डिप्लॉयड है, ये सेंसिटिव एरिया है, या फिर ये पर्टिकुलर राज्य या जंगल नक्सलाइट से प्रभावित है, या यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, तो मुझे इन सब चीज़ों से क्या लेना देना, मैं तो घूमने आया हुआ हूँ, मैं तो अपने हनीमून पीरियड पे चल रहा हूँ, मैं तो अपनी वाइफ को घुमाने लेकर आया हूँ। आप इस प्रकार की बदतमीजी नहीं कर सकते हो ऐसी जगह पर जहां पर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाकर या कुछ कानूनी व्यवस्था बनाकर आपको रोका जा रहा है। आपको उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड देन आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि संविधान ने फलाने फलाने आर्टिकल के अंदर मुझे तो ये राइट दे रखा है कि मैं तो कहीं पर भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या राइट टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ये अधिकार आपको मिलता है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, ठीक है। जब भी कोई पहला ब्रैकेट आता है, मैंने आपको बताया था इसको रीड करने का तरीका होता है, आर्टिकल 19 पहला ब्रैकेट आप कहोगे क्लॉज, जब ब्रैकेट के बाद एक और ब्रैकेट में कुछ चीज लिखी जाती है उसको हम कहते हैं सब क्लॉज। तो इसको अगर आपको रीड करना है तो कैसे रीड करोगे, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। ये आर्टिकल हमें फ्रीडम देता है, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, that it guarantees you freedom to move freely in any part of the country throughout the territory of India, जिसकी वजह से, ये अधिकार मिलने की वजह से there is a sense of unity and brotherhood amongst the masses, कि आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आप आराम से कहीं पर भी व्यापार करने, कुछ भी लोगों से मिलने, रिश्ते नाते अपने निभाने आप कहीं पर भी जा सकते हो। अनटिल एंड अनलेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई जगह किसी सेंसिटिव एरिया के अंदर नहीं आती या फिर कहीं पर कुछ एक इमरजेंसी सिचुएशन है, अनफोर्सीन सर्कमस्टांस कोई हो गया है और जहां पर आर्म फोर्सेस डिप्लॉय करी गई हैं, आपको रोका जा रहा है, देन यू शुड रिस्पेक्ट द लॉ। और कुछ जो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंटरस्टेट मोबिलिटी के अंदर कुछ जो दूसरे फैक्टर्स हैं, वो जिनकी वजह से यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो एस्पेक्ट है वो और ज़्यादा पॉलिश होकर हमें देखने को मिलता है, वो है हमारे देश के अंदर देयर इज यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ लॉ, कानून सबके लिए इक्वल है। आर्टिकल 14 में हम बोलते हैं ना इक्वालिटी बिफोर लॉ, देयर इज प्रोविजन ऑफ पीनल कोड, और पीनल कोड के तहत आईपीसी की जो धाराएं हैं, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पीनल कोड, इनके तहत जो किसी को सजा मिलेगी तो वो इक्वल मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप ये कहोगे कि मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, मेरी इतनी बड़ी कोठी है, मेरे पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, या फिर मैं तो विधायक का लड़का हूँ, सांसद का लड़का हूँ, मैं खुद एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। अगर किसी आईपीसी या सीआरपीसी की धारा के अंतर्गत आपके खिलाफ किसी भी प्रकार के चार्जेस रजिस्टर करे गए हैं तो उन धाराओं के अंदर जो भी सजा का प्रावधान है उस सजा को आपको भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर भी आपको एक प्रकार से यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, लाइक ऑल इंडिया सर्विसेज। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरस्टेट मोबिलिटी there is uniformity in the criminal justice system through IPC, CRPC and other uniform pattern of law, as well as policy implementation का काम, administrative work जो है through all India services like IPS, IAS and IFS, ये आपको कॉमन तरीके से देश में एक यूनिफॉर्म तरीके से इंप्लीमेंट होता हुआ दिखता है। इसके अलावा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी हमें देखने को मिलता है हमारे देश के अंदर, जो कि अगेन एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट को दिखाता है। लेकिन ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट की टोन में आपसे बोली जा रही है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप इसको कह सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एंगल हमें देखने को मिलता है। अब इसके अंदर आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, संविधान के प्रोविजंस के तहत संविधान आपके कुछ राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, आपको कुछ फ्रीडम्स देता है, लाइक यू कैन ट्रेड फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यू कैन इनिशिएट योर कॉमर्स रिलेटेड वर्क एंड इंटर कोर्स। दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, इंटर कोर्स के मीनिंग को अगर आप गूगल पर ढूंढने जाओगे तो आपको वर्ड जो समझाएगा गूगल इंटरकोर्स वर्ड का मतलब, वो कहेगा कि इट इज अबाउट सेक्सुअल
एक्टिविटी, जब दो लोग आपस में एक शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं उसको अंग्रेजी में इंटरकोर्स कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इंटरकोर्स का मतलब हमारे संविधान में और इकोनॉमिक्स की भाषा में ये होता है कि आप किसी से मिलने गए हो इन पर्सन, आपकी चाहे बिजनेस मीटिंग थी या आपको उसके साथ किसी प्रकार के कुछ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनाने हैं। मान लो कि गुजरात से आपको किसी का फोन आया और आप दिल्ली के अंदर बैठे हुए हो कि ये सामान मुझे भिजवा दो, तो यहां पर ट्रकों में लाद कर अगर आप सामान भिजवा रहे हो, यहां पर आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया था फोन पर, वहां पर आपके बंदों ने जो ट्रक में सामान लेकर गए हैं सामान डिलीवर करके पेमेंट लेकर आ गए, ये भी एक प्रकार का इंटरकोर्स है। इंटरकोर्स वर्ड को सुनकर कई बच्चे ना अचंभित हो जाते हैं कि संविधान में ये क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम टू ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, क्या सेक्स करने का फ्रीडम है, संविधान ने ये बोल रखा है इकोनॉमिक्स में। और उसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आपकी ये इंटरप्रिटेशन है, इंटरकोर्स का एक्चुअल मीनिंग वही होता है, ठीक है। लेकिन भारत के संविधान के अंदर और इकोनॉमिक्स की भाषा के अंदर इंटरकोर्स होता है जब आप किसी के साथ अपना तालमेल बढ़ाते हो, किसी भी प्रकार के बिजनेस आइडिया को या इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट को, या नॉर्मली आप किसी से बोलचाल करने के लिए अपनी स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट जा रहे हो, उसको इंटरकोर्स कहते हैं। और ये तीनों चीजें, फ्रीडम ऑफ ट्रेड नंबर 1, फ्रीडम ऑफ कॉमर्स नंबर 2 and freedom of intercourse number 3 within the territory of India you can easily enjoy it under article 301। दोस्तों याद रखना, यहां पर सभी पॉइंट्स के अंदर जहां जहां पर संविधान के कंधे पे बंदूक चलाते हुए राइटर ने जो भी आपको ये आर्टिकल्स बोले हैं, अगर आप इन आर्टिकल्स को अपने आंसर में कोट कर कर आते हो और उसको अंडरलाइन कर देते हो, अंडरलाइन करने का भले टाइम ना मिले, बस कोट कर कर आ जाते हो और वो सही है अगर आर्टिकल, आपकी एज मार्क्स मिलने की एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स डेफिनेटली हाई होगी, गारंटीड हाई होगी। वो ऐसी चीजों की यूपीएससी बहुत रिस्पेक्ट करता है विथ रिस्पेक्ट टू, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल या सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोमिनेंट जजमेंट्स हैं, अगर आपको ये सब पेपर के अंदर राइट कॉन्टेक्स्ट के अंदर पुट करना आता है, if you know the art of throwing the real stuff into the right place, definitely you will be rewarded in a very good manner from the hands of examiner in your answer sheet। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी 2016 में आया, 17 से लागू होना शुरू हो गया था। इसके चलते भी हमारे देश में एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुई है। और वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसे हुई है, हम जीएसटी को क्या कहते हैं, इट इज अ वन कंट्री वन टैक्स एंड वन नेशनल मार्केट के आइडिया को उसने प्रमोट करा है। और जो आइडिया है इसकी वजह से, कौन सा आइडिया जिसको हम इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं, दैट इज फिस्कल फेडरलिज्म का आइडिया, जिसको आप नॉर्मली कैसे एक्सप्लेन करते हो, डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, डिवोल्यूशन ऑफ taxes and funds from center to states। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पैसा देती है, शेयर करती है अपना टैक्सेस का पैसा। और ये चीज और अच्छे से इंप्लीमेंट हुई है जब से जीएसटी आया, क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इस जीएसटी के अंदर सब्स्यूम हो गए हैं। जीएसटी की बात एक याद रखना, ये तो आप लोग जानते ही होंगे अगर आप मीन्स की क्लासेस कर रहे हो तो, कि जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम है। ये बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमारे देश के अंदर चलते थे, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते थे, उसको हमने सब्स्यूम करके एक कॉमन वन कंट्री वन टैक्स वन नेशनल मार्केट के स्ट्रक्चर में बना दिया, जिसका नाम दिया गया जीएसटी। 2016 में आया था, 17 से इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया था। तो इट हैज़ फैसिलिटेटेड यूनिटी अमंग्स डिफरेंट रीजन्स। और ये यूनिटी कैसे इसने प्रमोट करी, आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो थ्रू फिस्कल फेडरलिज्म। और अगर आप चाहो तो एक लाइन में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स फंड्स, ठीक है, फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स। उसके बाद हमारे देश में आपको देखने को मिलता है इंस्टीट्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज, ठीक है। लोग जो हैं
जिनका अलग अलग जगह पर धार्मिक पर्पज से जाने का विश्वास होता है। ठीक है, आप पिलग्रिमेज की यात्रा करते हो, घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं, तो उस पिलग्रिमेज की यात्रा को करने के लिए, वेरियस रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए आपको अपने स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ता है। तो भारत के अंदर जो धर्म और स्पिरिचुअलिटी की जो एस्पेक्ट हैं, ठीक है, इनकी बहुत महत्वता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ जो कि नॉर्दर्न इंडिया में है, वहाँ से लेकर रामेश्वरम जो कि दक्षिण भारत के अंदर है, जगन्नाथपुरी जो कि ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है, और द्वारका जो कि वेस्टर्न इंडिया के अंदर लोकेटेड है। ये कुछ प्रोमिनेंट रिलीजियस श्राइन्स हैं। ठीक है, और बड़ी सारी पवित्र नदियाँ जहाँ पर लोगों का विश्वास है, और उन नदियों का महत्व हमारे देश में प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये पूरी की पूरी हमारे देश में थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री फैली हुई हैं, और लोग यहाँ पर पिलग्रिमेज करने जाते हैं, अपनी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको बेसिकली यहाँ पर एनरिच करने जाते हैं। इसके अलावा जो ओल्ड एज कल्चर है हमारे देश में पिलग्रिमेज का, कि लोग जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वो कोई नई चीज़ तो नहीं है, वो तो बहुत टाइम से प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है। इसकी वजह से हमेशा से लोग आते जाते रहे हैं, एक राज्य से होते हुए दूसरे राज्य, जिसकी वजह से जब वो दूसरे राज्य के अंदर जाते हैं अपने राज्य को छोड़कर, वहाँ पर वो तीर्थ यात्रा करने गए हो, किसी तीर्थ स्थान पे गए हो, कुछ पूजा पाठ करवाने गए हो, ठीक है, कुछ श्रद्धा उनकी जुड़ी हो, किसी मंदिर के साथ कोई आस्था हो, या अपनी मनोकामना मांगने गए हो, या जब मनोकामना पूरी हो गई हो तो फिर भगवान जी को थैंक यू बोलने गए हो। इन सब चीज़ों की वजह से देयर इज़ अ सेंस ऑफ जियो कल्चरल यूनिटी। ठीक है, क्योंकि हम जब दूसरे राज्य जाएंगे वहाँ पर, चाहे भले ही हम तीर्थ करने के मकसद से गए हैं वहाँ पर, लेकिन हम वहाँ के लोगों के कल्चर को, रीति रिवाजों को, परंपरा को, लैंग्वेजेस को, फूड को, कस्टम्स को, ड्रेसिंग स्टाइल को, इन सब से हम रूबरू होंगे। और वो जब हमारे राज्य आएंगे, अगर हमारे राज्य में कोई ऐसे मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई चर्च है, कोई गुरुद्वारा है, जब बाहर के लोग हमारे राज्यों के अंदर जब वो ट्रैवल करते हैं, तो हमारे राज्यों की बहुत सारे परंपरागत रूप से जो भी कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं, ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, फूड्स हैं, ड्रेसिंग सेंस है, भाषा है, उनसे वो लोग फेमिलियर होते हैं। तो इस प्रकार से भी एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एंगल थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज, ठीक है, तीर्थ यात्रा करना और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू प्रमोट हुआ है हमारे देश के अंदर। उसके बाद हमारे देश में बड़े प्रकार के जो अलग अलग जगह में जो फेमस मेले लगते हैं, ठीक है, और फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करे जाते हैं, इसकी वजह से भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एंगल प्रमोट होता है। ये फेयर्स एंड फेस्टिवल भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि भारत में अलग अलग कोनों से जो लोग हैं वो इन सारे त्योहारों को, या जो कल्चरल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोमिनेंट मेले लगते हैं, या कोई डांस ड्रामा आयोजित होता है, ऐसा कुछ भी जो कि धर्म के साथ या कस्टम्स के साथ या रिचुअल्स के साथ जुड़ा होता है, तो वो अपने लोकल कस्टम्स के हिसाब से थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके उसको सेलिब्रेट करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में नवरात्रों की परंपरा बताई थी। उत्तर भारत के अंदर, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर नवरात्रे थोड़ी सी अलग तरीके से सेलिब्रेट करे जाते हैं, मनाए जाते हैं। वहीं पर पश्चिम बंगाल के लोग थोड़ा सा अलग तरीके से मनाते हैं। वो भी हिंदू, नॉर्थ इंडिया के लोग भी हिंदू नवरात्रों को सेलिब्रेट करने वाले, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं, है ना। एग्जाम्पल, दिवाली जो है इट इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू आउट बाई हिंदूज इन द कंट्री। सिमिलरली जो ईद है और जो क्रिसमस है, इसको मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस रिस्पेक्टिवली सेलिब्रेट करते हैं। तो इंटर रिलीजियस फेस्टिवल्स भी, यानी कि एक या दो धर्म के जो लोग हैं वो एक कॉमन फेस्टिवल मना रहे हो, ठीक है, या फिर एक धर्म का जो एसोसिएटेड फेस्टिवल है उसको दूसरे धर्म के लोग भी एंजॉय कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें भी हमारे देश में देखी जाती हैं। जैसे दिल्ली का एक प्रोमिनेंट फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करा जाता है, हम इसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। मयूर, याद होगा आपको, आपने सबसे पहले मुझे बताया था, फूल वालों की सैर, और हमने इसको PMFIS मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में डिस्कस करा था, राइट, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेटिक इंटीग्रेशन, बारिश के दिनों में या मॉनसून के टाइम पर, यह भी एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है। कैसे? हमारे देश में जो फ्लोरा एंड फौना है, वेरियस तरह के जो प्लांट्स, फ्लावर्स, इन सब की जो वैरायटी देखने को मिलती है, डैट इज पार्ट ऑफ फ्लोरा। एंड वेरियस प्रकार की जो वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब की स्पीशीज, डैट इज पार्ट ऑफ फौना।
तो ये जो फ्लोरा एंड फौना है हमारे पूरे भारत के सब कॉन्टिनेंट के अंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं, लोगों की जो अलग अलग लाइफस्टाइल्स हैं, इंक्लूडिंग देयर फेस्टिविटीज़, वो जर्नली, हमेशा तो नहीं लेकिन जनरली मानसून सीजन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं। और अगर आप यहाँ पर मानसून वाला पॉइंट नहीं लिखना चाहते हो, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वो भी लिख सकते हो। आप यहाँ पर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स के बारे में लिख सकते हो। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था इसके बारे में, लाइक बिहू इन असम, लोहड़ी इन पंजाब, पोंगल इन तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड सिनेमा भी एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है। मिलियंस ऑफ लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये भी एक बाइंडिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है स्पोर्ट्स एंड सिनेमा हमारे देश के अंदर अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर सिर्फ फॉलो करने से क्या होता है, जो समझने की कोशिश करो। पिक्चर देखने जो लोग गए हैं और क्रिकेट स्टेडियम के अंदर या हॉकी स्टेडियम के अंदर वो लोग जो जाकर एज अ ऑडियंस बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग हो सकता है वो रीजन के लोग हों या धर्म के लोग हों, वहाँ पर एक दूसरे से पूछ कर नहीं बैठते हैं कि भाई साहब आप हिंदू हो क्या, आप सरदार, आप सिख धर्म के साथ एसोसिएटेड हो क्या, आप पारसी हो क्या, आप मुस्लिम हो क्या, तो हम आपके बगल में बैठेंगे वरना नहीं बैठेंगे। स्पोर्ट्स और सिनेमा इन सारे डिफरेंसेस को मिटाने का काम करता है हमेशा से हर किसी देश में। इसके अलावा ये तो हमने ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बात कर ली। सेम पर्सपेक्टिव में अगर हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट को देखने जाएं और इस बाइंडिंग फोर्स की तरफ थोड़ी सी निगाह मारे, तो हमें समझ में आएगा स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं, खेलने वाले जो लोग हैं, पार्टिसिपेंट्स जो हैं, और सिनेमा के अंदर जो ये किरदार निभाते हैं, जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, वो बहुत सारे डाइवर्स बैकग्राउंड्स के साथ आते हैं एक फिल्म के अंदर एक्टिंग करने। ठीक है, बहुत सारे लोगों का, हज़ारों लोगों का एक फिल्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन होता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि इस फिल्म को भले ही उसका प्रोड्यूसर मुसलमान हो, डायरेक्टर हिंदू हो, ठीक है, कैमरामैन जो है वो पारसी हो, एक्टर जो हो वो सिख धर्म के साथ एसोसिएटेड हो, एक्ट्रेस जो हो वो जैन धर्म के साथ एसोसिएटेड हो, लेकिन पूरा का पूरा जो क्रू है वो उस चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए सब लोग साथ में आते हैं। अपने इस पैरोकियल माइंडसेट के साथ नहीं आते हैं कि तुम हिंदू, हम मुस्लिम, वो सरदार, वो सरदारनी, वो जैन, वो बुद्धिस्ट, ऐसी चीज़ें नहीं होती है। सिमिलरली स्पोर्ट्स के अंदर जब एक टीम बनाई जाती है, फिर चाहे वो क्रिकेट टीम हो, वॉलीबॉल टीम हो, विमेन क्रिकेट की कोई टीम हो, तो उन सब चीज़ों के अंदर, ऐसी टीम्स के अंदर विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, सारे लोग जो आते हैं वो वेरियस डाइवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर भी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ देयर टीम। इट इज़ नॉट अ वन मैन शो बट अ टीम स्पिरिट। ठीक है, और इससे अगेन एक कोजाइवनेस की फीलिंग भी उत्पन्न होती है। ठीक है, टुगेदरनेस की जो फीलिंग है, वी फीलिंग जो होती है, वो प्रमोट होती है। और जब ये प्रमोट हो जाती है तो अल्टीमेटली जो ये आइडिया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है किसी भी देश के अंदर, सिर्फ भारत नहीं, ये सारी चीज़ें अगर कहीं पर भी हो वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के आइडिया को प्रमोट करती हैं। तो यहाँ पर हमने उन फैक्टर्स के बारे में डिटेल्ड तरीके से पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इतनी सारी डाइवर्सिटी के बीच में यूनिटी का एंगल हमें भारत के अंदर देखने को मिल जाता है। हमने बात करी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी की, रिलीजियस को एग्जिस्टेंस की, अगेन जिसका लेना देना संविधान के सिद्धांतों के ऊपर है, इंटरस्टेट मोबिलिटी, अगेन विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जिसकी वजह से अमेंडमेंट हुई, संविधान हमें आर्टिकल 301 के अंदर एक राइट भी देता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स का। जो तीर्थ यात्री हैं, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में या किसी एक मोनेस्ट्री में विजिट करने, तो वो लेंथ एंड ब्रेथ जानते हैं देश की। वहाँ पर अलग अलग राज्य के लोगों का पहनावा, बोलचाल, रहन सहन, तौर तरीके जानते हैं। दे गेट फेमिलियर विद देम एंड वाइसी वर्सा, कि अगर वो लोग हमारे स्टेट में आ रहे हैं तब भी वो हमारी स्टेट्स की इन सारी रीति रिवाजों, परंपराओं से फेमिलियर होते हैं। फेयर्स एंड फेस्टिवल, क्लाइमेटिक इंटीग्रेशन, मानसून सीजन या हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स जो हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड सिनेमा, ये सभी एस्पेक्ट्स मिलकर भारत के अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी
यूनिटी के एस्पेक्ट को मेंटेन करते हैं, उसको अभी तक बरकरार करके हमारे देश ने रखा हुआ है। इसलिए भारत की तारीफ अपने आप में एक लाजमी है, बिकॉज इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री, इतने सारे डाइवर्स एस्पेक्ट्स को साथ लेते हुए, रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और जितनी भी डाइवर्सिटीज हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जानी थी, उसके बीच में यूनिटी के एस्पेक्ट्स को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है नेशंस के लिए। देश टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, एक देश के अंदर से एक और देश बन जाता है, सेपरेट कंट्री बन जाती है। लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं हमने, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरीके से संभाला है, और उसका जो प्राइमरी क्रेडिट जाता है वो हमारे संविधान के सिद्धांतों को जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स और उसके प्रोविजंस को जाता है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।